Hello everyone, welcome to Synopsys IAS. This is Anubhav Dipani, Faculty of GS and Geography optional at Synopsys. अभी तक हम लोगों ने 19th ऑफ मार्च तक के जो द हिंदू के करंट अफेयर्स हैं वो कवर कर चुके हैं. आज हम लोग 20 से लेके 25th ऑफ मार्च तक के जो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के करंट अफेयर्स हैं उसको कवर करने वाले हैं. आप इस वेबसाइट पर जाकर फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हार्ड कॉपीज भी चाहिए तो आप हमारे करोल बाग के हेड ऑफिस में आकर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर किसी भी तरीके की कोर्स की आपको दूसरी इन्फॉर्मेशन चाहिए यू कैन विजिट आवर वेबसाइट और यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट अस. सो अब हम लोग करंट अफेयर्स स्टार्ट करने से पहले एक बार हम अपनी वेबसाइट पे चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर हमारे लिए क्या क्या है. 2020 एंड 50-50 सीरीज विच इज़ ऑल्सो नोन एज प्रीलिम्स इन 100 टॉपिक्स. इसमें हम लोग 100 टॉपिक्स कवर करते हैं जो UPSC का ट्रेंड रहा है, और इस सीरीज में हम लोग वो कोर्सेस और वो टॉपिक्स कवर करते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं UPSC के प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आने के. इससे रिलेटेड कुछ वीडियोस हैं जो कृष्णा सर ने ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हैं, उसे आप देखकर समझ सकते हैं कि ये कोर्स आपके लिए कितना बेनिफिशियल है. इसके अलावा मेन सीट गारंटी प्रोग्राम एक नया कोर्स है हमारा. मेन्स इन 300 टॉपिक्स है ही. इफ़ यू कैन सी हियर, मेन सीट गारंटी प्रोग्राम में 3 अलग अलग कोर्सेस हैं, 3 अलग अलग लेवल हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा प्रीलिम्स को क्लियर करने में. एंड PT 360 इज ऑल्सो वन ऑफ आवर फेमस कोर्स जिसमें हम लोग 5 साल के करंट अफेयर्स कवर अप करेंगे. अगर इन कोर्सेज के बारे में आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए डू विजिट आवर वेबसाइट. चलिए, तो अब हम लोग अपने करंट अफेयर्स पे आते हैं. 20th ऑफ मार्च से लेट्स स्टार्ट द करंट अफेयर्स. पहली जो न्यूज़ है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2021. सो बेसिकली यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि 7 सब कास्ट हैं जिनका नाम है देवेंद्र कुलथम, कदियम, कलदी, पल्लन, पनडी एटसेट्रा एटसेट्रा. सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन. तो ये जो 7 सब कास्ट हैं इनको देवेंद्र कुला वेलर स्केड्यूल कास्ट के अंडर लाया जा रहा है. दैट मीन्स ये जो देवेंद्र कुला वेलर है ये बेसिकली इन 7 सब सेक्ट्स का जेनेरिक नेम है, या फिर एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि फैमिली नेम है. राइट ये द हिंदू का आर्टिकल है, लोकसभा में बिल पास हुआ था, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट आते हैं एल्यूमिनियम एयर बैटरी. इसकी खास बात यह है कि बेसिकली जो एयर में ऑक्सीजन होती है ये उसको यूटिलाइज करती है, और एल्यूमिनियम जैसे ही ऑक्सीडाइज होता है तो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है. बेसिकली ये रिएक्शन इसका किसके साथ होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ इसका रिएक्शन होता है, एल्यूमिनियम का ऑक्सीडाइजेशन होता है एंड देन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. बेनिफिट्स इसके वही जो हर एक नई टेक्नोलॉजी के रहते हैं कि कॉस्ट इसकी कम रहेगी, और जो लिथियम आयन बैटरीज हैं उसका ये एक अच्छा अल्टरनेटिव हो सकती है. और अगर हम लोग इसको व्हीकल्स में यूज़ करते हैं तो इसकी जो रेंज है वो काफ़ी अच्छी मिलेगी. न्यूज़ में ये इसलिए क्योंकि IOC दैट इज इंडियन ऑयल कंपनी और इसराइल की एक कंपनी फिनर्जी जो है एल्यूमिनियम एयर टेक्नोलॉजी बेस्ड व्हीकल्स को अब डेवलप कर रहे हैं. ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, यू कैन सी दिस. नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं दैट इज 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन, और जिसको हम लोग जेनेवा कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं. ये बेसिकली यूनाइटेड नेशन की एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है. इसमें बेसिकली ये डिफाइन किया जाता है कि कोई भी पर्सन जो इस कन्वेंशन या ट्रीटी के अंडर आ रहा है उसमें कौन सा पर्सन रिफ्यूजी है और कौन सा पर्सन रिफ्यूजी नहीं है. दैट मीन्स फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर कोई वॉर क्राइम है, वॉर क्राइम अगर किसी ने किया, किसी पर्सन ने या फिर किसी आर्मी मेंबर ने, तो वो वॉर क्रिमिनल बन जाएगा. तो वॉर क्रिमिनल कभी भी रिफ्यूजी नहीं हो सकता. राइट तो इसमें रिफ्यूजी की जो डेफिनेशन है वो बेसिकली डिसाइड की गई है. इसके अलावा जो इंडिविजुअल के राइट्स होते हैं, बेसिकली हम यहाँ रिफ्यूजीज की बात करें तो रिफ्यूजी इंडिविजुअल्स के जो राइट्स होते हैं उनको किस तरीके का एजाइलम प्रोवाइड करवाया जाएगा, और जिस नेशन में रिफ्यूजीज अभी प्रेजेंट हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें इस 1951 के कन्वेंशन में कही गई है. ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वीज़ा फ्री ट्रैवल जो है वो भी इनको अलाउ होता है जिनके पास सिर्फ रिफ्यूजी ट्रैवल डॉक्यूमेंट है. तो इफ़ यू हैव द रिफ्यूजी ट्रैवल डॉक्यूमेंट एंड इफ यू कम अंडर दिस डेफिनेशन ऑफ दिस कन्वेंशन तो आपको वीज़ा फ्री ट्रैवल भी अलाउड होता है. 1948 का जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है उसके आर्टिकल नंबर 14 जो है उसकी पूरी की पूरी गाइडलाइंस पे ये हमारा कन्वेंशन बना हुआ है. लेकिन अभी एट प्रेजेंट इस कन्वेंशन में बहुत सारे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है. ठीक है, क्योंकि ये 1951 का है, 21st सेंचुरी इज गोइंग ऑन, तो रिफ्यूजी जो क्राइसिस हैं वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं. तो इसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स की अब ज़रूरत है क्योंकि नेशन स्टेट चेंज हो रहे हैं, पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एनवायरमेंटल माइग्रेंट्स हो रहे हैं, मॉडर्न वॉरफेयर हो रहा है एक्सेट्रा. न्यूज़ में ये क्यों है, क्योंकि मिजोरम स्टेट गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर प्रिपेयर किया है
ताकि म्यांमार के जो रिफ्यूजीज़ हैं उनको अलाउ किया जाना चाहिए। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट एक चीज़ ये है कि इंडिया जो है वो यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 का सिग्नेटरी नहीं है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और स्टेट गवर्नमेंट्स को किसी भी तरीके की पावर नहीं होती कि वो रिफ्यूजी को किसी भी तरीके का स्टेटस दे सकें। दैट मीन्स अगर रिफ्यूजी से रिलेटेड किसी भी तरीके के डिसीजंस लेने हैं तो मेजर जो डिसीजंस होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेगी। म्यांमार की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनका जो ऑफिशियल नेम है वो टैट मडाव है। आई थिंक दिस इज द प्रोनाउंसिएशन। ये एक अलग चीज़ थी तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ये आर्टिकल है इसका, ये देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, उस कन्वेंशन से ही रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी है, उसी पे हम लोग बात करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफल्मेंट। इसमें बेसिकली ऐसा है कि अगर कोई रिफ्यूजी है या फिर कोई रिफ्यूजी कम्युनिटी है, अगर वो एक देश से दूसरे नेशन में शिफ्ट कर गई है, माइग्रेट कर गई है, इस वजह से कि उस कम्युनिटी को या उस रिफ्यूजी को इस बात का खतरा है, डेंजर है कि वहाँ पर उसे मार दिया जाएगा रेस, रिलीजन, नेशनलिटी या फिर किसी भी पॉलिटिकल ओपिनियन की वजह से, तो वो जो कंट्री है जहाँ पर रिफ्यूजी आए हैं वो कंट्री उन रिफ्यूजीज को मना नहीं कर सकती कि आप वापस अपने देश चले जाइए, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल कि अगर कोई कम्युनिटी है, रिफ्यूजी इंडिविजुअल कम्युनिटी है, कोई एक देश से दूसरे देश में माइग्रेट हुआ है किसी भी वजह से, अगर उसकी जान को खतरा हो तो जिस कंट्री में उन लोगों ने शरण ली है, ठीक है, वहां पर वो कंट्री उसको मना नहीं कर सकती। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ का जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि अगर आप 1951 के कन्वेंशन के मेंबर स्टेट नहीं है, इवन देन आपको ये चीज फॉलो करनी पड़ेगी, राइट। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, कैंडिडा ऑरी। ये बेसिकली एक ड्रग रेजिस्टेंट फंगस है जो अंडमान सॉल्ट मार्शेस में मिलता है। यूएस सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने ये बोला है कि ये एक ऐसा इमर्जिंग फंगस है जो एक ग्लोबल हेल्थ के लिए थ्रेट हो सकता है। इट कैन बी डेंजरस। इससे ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एक छोटा सा आर्टिकल है इसका। नेक्स्ट आते हैं डायटम टेस्ट। बेसिकली ऐसा है कि जब कोई डूबने से अगर किसी की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो उसका जो आफ्टर डेथ जो टेस्ट होता है उससे रिलेटेड है। इसमें बेसिकली सबसे पहले तो डायटम देख लेते हैं क्या होता है। ये एक फोटोसिंथेसाइजिंग एल्गी है जो हर एक एक्वेटिक एनवायरनमेंट में पाया जाता है। तो कहीं पर भी किसी भी तरीके का पानी है, अगर वो फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर नहीं है, लेकिन ये जो डायटम है जो एक तरीके का एल्गी है वो उसमें पाया जाता है। अब ये टेस्ट क्या है, अगर कोई बॉडी है उसको रिकवर किया गया है पानी से, और अगर ऐसा लगता है कि वो जो पर्सन है वो पानी में अगर डूबने से मरा है, तो सीधी सी बात है अगर वो पानी में डूबने से मरा है तो उसके लंग्स में भी पानी गया होगा, ठीक है, तो वो जो एल्गी है वो उसके बॉडी में गए होंगे। तो अगर वो एल्गी उसके बॉडी में मिल जाते हैं तो उससे ये पता चल जाता है कि ये पानी में डूबने से ही मरा है। लेकिन मान लीजिए अगर वो पर्सन पानी में डूबने से पहले ही मर चुका हो और उसकी जो बॉडी है वो पानी में फेंक दी गई हो, तो उससे क्या होगा कि वो जो डायटम एल्गी है वो उसकी बॉडी में नहीं मिलेगा। तो इससे पता चल जाएगा कि उसकी जो मौत है वो डूबने से हुई है या फिर उसे बाद में पानी में फेंका गया और वो पहले ही मर चुका था, ठीक। ओके, सिंपल। ये इसका आर्टिकल है, ये देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हनी ईटर। ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड है, एंडेमिक है ये साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। एंडेमिक मतलब ये सिर्फ उसी रीजन में मिलती है और कहीं रीजन में नहीं मिलती। ये एक बेसिकली सॉन्ग बर्ड है, लेकिन ये अपनी ही जो सॉन्ग है वो भूल चुके हैं या भूल जाते हैं। ये बेसिकली क्या है कि अपने सॉन्ग्स या अपनी आवाज़ में हमिंग नहीं करते। ये जो दूसरे बर्ड्स हैं उनकी ये कॉपी करते हैं, उनकी मिमिक्री करते हैं, जैसे कि फ्रायर बर्ड्स हो गए या फिर कुकुश्रिक्स हो गए, ठीक। और हैबिटेट लॉस इनका हो रहा है क्योंकि इनकी खुद की वॉइस नहीं है, ये दूसरों को मिमिक करते हैं, तो इनको पता नहीं चल पाता कि इनकी जो पूरा ग्रुप है वो कहाँ तक स्प्रेडेड है और कहाँ तक स्प्रेडेड नहीं है। इस वजह से ये लोग एक दूसरे के साथ रह नहीं पाते। ये इसका आर्टिकल है, यू कैन सी है। नेक्स्ट आते हैं 21 मार्च की न्यूज़ पे, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी आर्ट रेगुलेशन बिल 2020। तो हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, आर्ट टेक्नोलॉजी, ये होती क्या है। ये बेसिकली मेडिकल प्रोसीजर है जो इनफर्टिलिटी को एड्रेस करता है। इसके अंडर इन वट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको हम लोग IVF बोलते हैं, या फिर ICSI दैट इज स्पर्म इंजेक्शन, या फिर जो गैमेट्स या फिर एम्ब्रॉयज का जो प्रिजर्वेशन होता है वो सारा का सारा इस टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। तो इससे रिलेटेड, इस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक बिल आया है
उसमें ये कहा गया है कि ये जो आर्ट टेक्नोलॉजी है इसका रेगुलेशन जो है वो इंडिया में और अच्छे से किया जाएगा। इसके लिए 8 क्लिनिक्स और 8 जो बैंक्स हैं वो भी इस्टेब्लिश किए जाएंगे ताकि जो इनफर्टिलिटी का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। लेकिन इसमें न्यूज़ कंटेक्स्ट ये है कि जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की, उसने एक रिपोर्ट सबमिट की है। उसमें ये कहा है जो लिव इन कपल्स हैं या फिर जो सेम सेक्स कपल्स हैं उनको ये आर्ट टेक्नोलॉजी यूज करने की परमिशन नहीं होगी, यानी कि वो बेबी इशू नहीं कर सकते। इस पे सबके अलग अलग थॉट्स हो सकते हैं, हम लोग इसको सिर्फ करंट अफेयर्स के हिसाब से ही पढ़ेंगे। ये आर्टिकल है इसका द हिंदू का, देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट आते हैं हीलियम के बारे में। कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, मतलब इसकी कोई स्मेल भी नहीं होती, टेस्टलेस होता है और बेसिकली ये नोबल गैस होता है। नोबल गैस क्या है, हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में 11th क्लास में केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। इसको यूज कहाँ किया जाता है, जो MRI स्कैन्स होते हैं या फिर रॉकेट्स या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर्स, यहाँ पर इसको यूज किया जाता है। और जो USA है ये इसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है और सबसे बड़ा जो स्टोर हाउस है हीलियम का वो भी USA में ही है। ये बेसिकली जो इमर्जिंग क्राइसिस है हीलियम का उससे रिलेटेड ये आर्टिकल था, लेकिन जो काम की न्यूज़ है प्रीलिम्स में वो सिर्फ इतनी है कि आप हीलियम के बारे में पढ़ लीजिए। नेक्स्ट आते हैं इस्तांबुल कन्वेंशन 2011। ये जो इस्तांबुल कन्वेंशन है ये बेसिकली जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है या फिर वायलेंस अगेंस्ट जो विमेन होता है उसको उसके अगेंस्ट काम करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है। इसे हम लोग काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन ऑन प्रिवेंटिंग एंड कॉम्बैटिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस के नाम से भी जानते हैं। ह्यूमन राइट्स ट्रीटी है, ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर यूरोपियन कन्वेंशन आ गया तो यूरोपियन काउंसिल के ही ये अंडर है। 45 कंट्रीज जो हैं इसकी मेंबर है और यूरोपियन यूनियन तो इसमें है। टर्की जो थी, टर्की वॉज द फर्स्ट कंट्री टू रेटिफाइड इट, और न्यूज़ में इसलिए क्योंकि टर्की ने इस कन्वेंशन से अब विड्रॉ कर लिया है। ठीक है, इस्तांबुल कन्वेंशन है, टर्की तो ऑब्वियसली टर्की मेंबर था लेकिन अब वो मेंबर नहीं है। ये आर्टिकल है इसका, देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट आते हैं चीता री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम। चीता जो है वो 1952 में ही चीता को इंडिया में एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। जो आखिरी के 3 चीते थे बेसिकली एशियाटिक चीता, 1947 में एक महाराजा थे, महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव, ये कोरिया के थे। इन्होंने जो लास्ट 3 चीतास जो बचे थे इंडिया में उनका इन्होंने शिकार किया था। उसके बाद चीता खत्म हो गया और 1952 में चीता को पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन अब इंडिया में हमको जो चीता है उसको रिवाइव करना है, तो नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका से अब जो चीता हैं, जो लार्ज कैट्स हैं, उसको अब इंडिया में ट्रांसफर करवाया जा रहा है, वहां पर बुलाया जा रहा है। ये फर्स्ट बैच है जो आई गेस इस साल के एंड तक इंडिया में आ जाएगा। नामीबिया और साउथ अफ्रीका से इसलिए मंगा रहे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा जो चीता पॉपुलेशन है वर्ल्ड में वो नामीबिया और साउथ अफ्रीका में है। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कार्निवोर्स का रीलोकेशन हो रहा है एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में। और साइट्स भी, अब ऑब्वियसली बात है कि जब चीतास को आप लोग बुला रहे हो तो आपको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से नेशनल पार्क या कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आपको उन चीता को रिवाइव करवाना है। तो डॉक्टर M.K. रंजीत सिंह कमेटी है, उसने बेसिकली साइट्स की लोकेशन के लिए सजेशंस दी हैं। तो ये हम लोग साइट्स देख लेते हैं। एक तो है हमारा मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुनो नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसके अलावा जो कुनो नेशनल पार्क है ये रीलोकेशन के लिए इसको रेडी किया जा रहा है, लेकिन इसमें ऐसा है कि एशियाटिक लायंस जो हैं उनका भी रीलोकेशन यहीं पे किया जाएगा। तो चीता भी यहीं पे आ रहे हैं और एशियाटिक लायन भी यहीं कुनो नेशनल पार्क में आ रहे हैं। तो इसके साथ इशू क्या हो जाएगा कि ये दोनों जो एनिमल हैं इनका जो हैबिटेट है वो सेम नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों के दोनों जो है वो टॉप कार्निवोर्स है। तो दो टॉप कार्निवोर्स का एक साथ हैबिटेट होना इट्स नॉट गुड, ये कहीं ना कहीं उल्टा पड़ सकता है। ओके, ये इसका आर्टिकल है, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट पेनिनसुला वोल्केनो, रेकजेंस पेनिनसुला वोल्केनो, ये आइसलैंड में है, बस इससे ज़्यादा इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। 22 ऑफ मार्च की न्यूज़ में आते हैं हम लोग। तोमर किंग अनंगपाल 2, इसका हम लोग पहले न्यूज़ कंटेक्स्ट देख लेते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है। ये इसीलिए है क्योंकि एक करेक्ट हिस्ट्री
नाम का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है गवर्नमेंट ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है। तो गवर्नमेंट ने बेसिकली एक कमेटी फॉर्म की है जो अनंगनाथ की जो लेगेसी है उसको पॉपुलराइज करेगी और उसको जिंदा रखेगी। तो अनंग पाल जो हैं वो थे कौन? इन्होंने दिल्ली और हरियाणा में रूल किया था 8th से लेकर 12th सेंचुरी के बीच में। और जो पृथ्वीराज चौहान है, जिनका तराइन का वॉर हुआ था, हम सभी लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा है, तो जो पृथ्वीराज चौहान थे वो किंग अनंगपाल के ग्रैंडसन थे। और 11th सेंचुरी में इन्होंने इंद्रप्रस्थ को इस्टेब्लिश किया था, जिसका आज का नाम दिल्ली है। और इन्होंने लालकोट फोर्ट एंड अनंगताल बावली भी बनाया था। यह आर्टिकल है इसका, देख सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, राइट टू काउंसिल इन कस्टडी। ये पॉलिटी का एक सेक्शन है। इसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने इस पे एक वर्डिक्ट दिया है, इसलिए ये न्यूज़ में है। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली ये कहता है कि जो भी अक्यूज्ड है, चाहे वो किसी भी क्राइम के लिए क्यों ना हो, उसको बेसिकली राइट होता है अपने लॉयर से मिलने का। एक्सेस टू अ लॉयर इज बेसिकली अ राइट गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सेफगार्ड्स भी हैं, जैसे आर्टिकल नंबर 20 क्लॉज 3 हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें ये लिखा है कि किसी भी पर्सन को आप जबरदस्ती नहीं कर सकते उसके साथ कि आप अपने खिलाफ ही प्रूफ दो। मतलब जैसे कभी दिखाया जाता है कि टॉर्चर हो रहा है किसी के साथ और जबरदस्ती उसे बुलवाया जाता है कि नहीं तुम्ही ने क्राइम किया है तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट, ऐसा नहीं हो सकता। आर्टिकल नंबर 23 में ऐसा लिखा है, दिस इज आवर फंडामेंटल राइट। और आर्टिकल नंबर 22 में भी लिखा है कि किसी को भी मना नहीं किया जा सकता, किसी भी अक्यूज को मना नहीं किया जा सकता कि वो अपने लॉयर को कंसल्ट न कर सके। इसके अलावा अगर आप सीआरपीसी के सेक्शन 41 क्लॉज डी में आते हैं तो उसमें भी ये लिखा है कि किसी भी अक्यूज को अपने एडवोकेट को कंसल्ट करने का पूरी तरीके से राइट है। इसके अलावा जो डीके बसु केस हुआ था 1997 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये कहा था कि जो भी अरेस्टी है, जो भी अक्यूज्ड है, उसको अपने लॉयर से मिलने का पूरा अधिकार है, पूरा राइट है। और इंटेरोगेशन के थ्रू, ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे थ्रू आउट द इंटेरोगेशन उसको राइट दे दिया जाता है, लेकिन इंटेरोगेशन के टाइम पे किसी भी अक्यूज को अपने लॉयर से मिलने का राइट है। ये उसका फंडामेंटल राइट भी है और ये उसका लीगल राइट भी है, राइट। ये इससे रिलेटेड आर्टिकल है, देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट आते हैं, इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, हम सभी को पता है। 2012 में बेसिकली इसको ऑब्जर्व किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। और जो 2021 का जो थीम है वो है फॉरेस्ट रिस्टोरेशन अ पाथ टू रिकवर एंड वेल बीइंग। यूनाइटेड नेशन ने ये 2021 से लेके 2030 का जो डेकेड है उसको इकोसिस्टम रेस्टोरेशन के लिए डेडिकेट किया है। इसके अलावा ये दो चीज़ें भी आप याद रख सकते हैं, स्टेट पीएससी में पूछ सकता है कभी कभी। वाटर डे 22 मार्च एंड अर्थ डे इज 22 अप्रैल। ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल आया था इससे रिलेटेड। नेक्स्ट, विथ सम रीफ और जूलियन फिलिप रीफ, ये साउथ चाइना सी में आपको मिलेंगे। साउथ चाइना सी में एक आइलैंड है, उसका नाम है स्पार्टली आइलैंड। तो उसके अगर आप एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्टर्न लिमिट में जाते हैं तो आपको ये रीफ देखने को मिलेंगे। बस जोग्राफिकल लोकेशन है, इससे ज़रूरी कुछ नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज साउथ चाइना सी, यहाँ पर ये वेस्टर्न रीफ है। ओके, रीफ के बारे में, कोरल रीफ एटसेट्रा एटसेट्रा अगर आपको पढ़ना है तो वो हमारे दूसरे कोर्सेज में आपको अवेलेबल हो जाएगा डिटेल में, लेकिन ये सिर्फ लोकेशन के बारे में। नेक्स्ट आते हैं 23 मार्च की न्यूज़ पे, गांधी पीस प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 2019 और 2020 के लिए। रिसेंटली शेख मुजीबुर रहमान, जिसको हम लोग फादर ऑफ बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, उनको 2019 का अवार्ड मिला है, 2020 का मिला है। लेट कबूस बिन सईद अल, ये ओमान के फॉर्मर सुल्तान, एक्स सुल्तान रह चुके हैं और ये 1995 से दिया जाता है और कल्चर मिनिस्ट्री इसको देती है। तो ये आर्ट एंड कल्चर के लिए क्वाइट इंपॉर्टेंट, ये देख सकते हैं आर्टिकल यहाँ पर। नेक्स्ट आते हैं, मरीन एड्स टू नेविगेशन बिल। बेसिकली एक बहुत पुराना कानून है, ओल्ड लाइट हाउस लॉ 1927। तो ये जो 2021 का लॉ है, ये इस 1927 के लॉ को रिप्लेस कर रहा है। इसके की फीचर्स क्या है? बेसिकली इसमें ये एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा जिसमें जो इंडिया में जो नेविगेशन होता है उसका डेवलपमेंट, उसका मेंटेनेंस और उसका जो मैनेजमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो पाए। जो लाइट हाउस के जो डायरेक्टर जनरल होते हैं उनको एडिशनल पावर और एडिशनल फंक्शन दिए जाएंगे जिससे कि थोड़े बहुत वो एम्पावर हो सकें डिसीजन लेने के लिए। इसके अलावा इसमें ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा नेविगेशन के लिए, ताकि जो कल्चरल वैल्यू है या एजुकेशन वैल्यू है या जो हिस्टोरिकल वैल्यूज़ हैं लाइट हाउस की, वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो सकें। यह आर्टिकल आप देख सकते हैं।
नेक्स्ट आते हैं रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स RODTEP स्कीम 2020। बेसिकली हमारे यहाँ इस तरीके की एक और स्कीम थी जिसको हम लोग मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम MEIS के नाम से जानते थे, लेकिन अब ये काम नहीं कर पाएगी क्योंकि इसके साथ मेन प्रॉब्लम ये है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स हैं, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो गाइडलाइंस हैं, ये पुरानी वाली स्कीम इसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर पा रही थी। तो ये जो रॉडटेप स्कीम है 2020 की, इसमें बेसिकली फ़ायदा क्या होने वाला है कि जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं जो वो ड्यूटीज़ या फिर टैक्सेस पे करते हैं और अगर उनको किसी भी तरीके का लॉस होता है तो जो ड्यूटीज़ या टैक्स उन्होंने पे किया है उसका जो रिफंड है उनको मिल जाएगा। और इसमें वो ड्यूटीज, टैक्सेस और रिफंड से रिलेटेड बात की गई है जो रिफंड किसी भी दूसरी मिनिस्ट्री की किसी भी स्कीम में शामिल नहीं है। इसमें सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स हैं तो उनको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। जो इंडियन सर्टिफिकेट होगा एक्सपोर्टर्स के लिए वो काफ़ी होगा और इंटरनेशनली एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो टैक्स असेसमेंट है वो कंप्लीटली ऑटोमेटिक हो जाएगा, एक्सपोर्टर्स अब उसको खुद कर सकते हैं। राइट, ये आर्टिकल आप दे सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं श्यामला गोपीनाथ कमेटी। ये बेसिकली यूनिवर्सल बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जो होते हैं उनको इवेल्युएट, उनकी नई एप्लीकेशंस आई हैं। तो बेसिकली बैंक्स ओपनिंग की एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ मैं। तो यूनिवर्सल बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की जो ओपनिंग एप्लीकेशंस हैं कि वो स्टैब्लिश करना चाहते हैं अपने बैंक्स, उसको इवेल्युएट करने के लिए कमेटी बनी है। एक यहाँ पर टर्म है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट हो सकती है, ऑन टैप लाइसेंसिंग। बेसिकली क्या है कि RBI जब भी किसी बैंक को लाइसेंस देता है स्टैब्लिश होने के लिए, खुलने के लिए, तो वो जो उसकी प्रोसेस है उसको हम लोग ऑन टैप लाइसेंसिंग बोलते हैं। यूनिवर्सल बैंकिंग हम सभी को पता है, ऐसी बैंकिंग जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कमर्शियल बैंकिंग, डेवलपमेंट बैंकिंग, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, हाउसिंग फाइनेंस एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब जो करती हैं उसको हम लोग यूनिवर्सल बैंकिंग बोलते हैं। ये आर्टिकल है, इससे रिलेटेड देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट आते हैं 24 मार्च की करेंट अफेयर्स की न्यूज़ पे। नेशनल कंजोर्टियम फॉर रिसर्च डेवलपमेंट एंड थेरेप्यूटिक्स NCRDT। बेसिकली दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको बेसिकली रेयर डिसीज के लिए एक हेल्थ पॉलिसी बनानी चाहिए और NCRDT जो है उसको एस्टैब्लिश करना चाहिए। रेयर डिसीज हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग पुराने, मेरे ख्याल से फेब लास्ट वीक या फिर मार्च के फर्स्ट या सेकंड वीक के करंट अफेयर्स में जाते हैं द हिंदू के वीडियोस में, तो आपको रेयर डिसीज पे करंट अफेयर वहां पर कवर किया था, आप वहां पर पढ़ सकते हैं। बट फिर भी रेयर डिसीज ऐसा डिसीज जो बहुत कम लोगों को होता है और इनको ऑर्फन डिसीज भी कहा जाता है। इतने कम लोगों को होता है कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दिखता, तो उसके लिए वो दवाइयाँ भी नहीं बनाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि रेयर डिसीज की प्रॉब्लम नहीं है इंडिया में रेयर डिसीज की प्रॉब्लम है। तो ये जो हेल्थ पॉलिसी बनने वाली है इस रेयर डिसीज में, इसमें बेसिकली क्या है कि जो पेशेंट्स जिनको रेयर डिसीज है उनको वन टाइम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा, उनको फंडिंग दी जाएगी और ये किसके अंडर होगा? राष्ट्रीय आरोग्य निधि स्कीम के अंडर होगा। लेकिन इसमें सिर्फ वही लोग बेनिफिट्स ले सकते हैं जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंडर आते हैं। ओके, ये लिमिटेशन इंपॉर्टेंट है इसकी। और ये जो NCRDT एस्टैब्लिश होगा इसमें डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ICMR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया एंड रिलेटेड मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स जो होंगे वो सारे के सारे इसके अंडर होंगे। ये आप आर्टिकल इसका देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी 1960, काफ़ी पुरानी है, हम सभी लोगों को पता है इसके बारे में। पहले न्यूज़ देख लेते हैं ये क्यों है। क्योंकि इंडस वाटर पैनल कमीशन जो है उसकी 116th मीटिंग जो है वो रिसेंटली हुई थी। तो ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच का बेसिकली ट्रीटी हुआ था रिवर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को लेके। वर्ल्ड बैंक ने इसको होस्ट किया था कराची में और दो इसमें रूल्स, मेजर रूल्स इसमें ये डिसाइड किए गए थे कि जो इंडिया है वो ईस्टर्न रिवर्स का जो पानी है उसको कंट्रोल करेगी, ब्यास, रवि एंड सतलज, और जो पाकिस्तान है वो वेस्टर्न रिवर्स जो है इंडस, चेनाब और झेलम, उसको कंट्रोल करेगी। वैसे इंडस वाटर ट्रीटी जब PT 360 का इंटरनेशनल रिलेशन का PDF और वीडियो आप लोगों को मिलेगा तो उसमें भी इंडस वाटर ट्रीटी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये आर्टिकल देख सकते हैं द हिंदू का, काफ़ी बड़ा आर्टिकल था ये। नेक्स्ट आते हैं AT1 बॉन्ड्स। बेसिकली ये क्या है कि ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जिनकी कोई मेच्योरिटी डेट नहीं होती, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि कोई परपेचुअल टाइम नहीं होता, अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स हम लोग इसको बोल सकते हैं। इसमें खास बात ये है कि ये ऐसे बॉन्ड्स होते हैं कि बैंक अगर चाहे
तो वो वापस अपने इन्वेस्टर से या कस्टमर से उन बॉन्ड्स को वापस खरीद सकता है, ठीक है ना। और सेबी ने अभी रिलैक्सेशन दिया है 81 बॉन्ड से 81 बॉन्ड्स से रिलेटेड कि इनकी जो मैच्योरिटी डेट है फिलहाल के लिए 20 साल बढ़ाई दी जाएगी, उसके बाद ये 30 साल बढ़ा दी जाएगी और उसके 6 महीने बाद ये 100 साल के लिए बढ़ा दी जाएगी। ओके, इसमें इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आते हैं केन बेतवा प्रोजेक्ट। वैसे तो ये प्रोजेक्ट 2005 से चल रहा है, बट फाइनली अब इस प्रोजेक्ट को ग्राउंड लेवल डेवलपमेंट हम लोग देख सकते हैं। ये केन बेतवा प्रोजेक्ट जो है ये पहला प्रोजेक्ट है नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान का रिवर्स को जोड़ने के लिए, इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर्स। ये बेसिकली क्या करेगा कि केन रिवर का जो पानी है वो बेतवा रिवर में जाएगा। उससे क्या है कि जो बुंदेलखंड का जितना भी रीजन है जिसमें ड्रॉट पड़ता रहता है, सूखा पड़ता रहता है, वो जो प्रॉब्लम है यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। ये 2 फेजेस में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। फेज 1 में धौधन डैम, कनाल एंड पावर हाउस बनेगा, एंड फेज 2 में ओर डैम, बीना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट एंड कोठा बराज प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। तो बुंदेलखंड का जो प्रॉब्लम है ड्रॉट का वो पूरा सॉल्व हो जाएगा। जैसे अगर आप देखें कि जो केन रिवर है, तो ये जो केन रिवर है मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है जबलपुर के पास एक डिस्ट्रिक्ट है कटनी। तो कटनी में एक रेंज है, उसका नाम है कैमूर रेंज। तो ये कैमूर रेंज से केन रिवर निकलती है, और जो दूसरी रिवर है वो है बेतवा। तो मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है होशंगाबाद, ये होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से निकलते हैं, पचमढ़ी के पास है। और ये जो केन और बेतवा दोनों रिवर हैं ये यमुना की ट्रिब्यूटरी हैं, यमुना जो गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ओके, ये इससे रिलेटेड आर्टिकल है, देख सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रमोशन ऑफ रिकंसिलिएशन, अकाउंटेबिलिटी एंड ह्यूमन राइट्स इन श्रीलंका। कुछ दिन पहले ये न्यूज़ में आया और ये न्यूज़ में अभी काफ़ी दिनों तक रहने वाला है। वैसे तो ये आपका मेंस का टॉपिक है, बट प्रीलिम्स के हिसाब से आप लोग सिर्फ अभी इतना याद रख लीजिए। ये बेसिकली यूएनएचआरसी ने, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने बेसिकली एक रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया है जो श्रीलंका के अगेंस्ट है। हम सभी को पता है कि श्रीलंका में कई सालों तक सिविल वॉर चला था, जो फाइनली 2009 में वो सिविल वॉर खत्म हुआ था। तो इसमें बेसिकली उस सिविल वॉर में तमिल सेपरेटिस्ट के अगेंस्ट में जो वॉर क्राइम्स हुए थे उस सिविल वॉर में, उसको एड्रेस करने के लिए ये रिजोल्यूशन है। तो ये रिजोल्यूशन अब पास हो चुका है यूनाइटेड नेशन में। कुछ लोगों ने इसके अगेंस्ट में वोट किया, कुछ लोगों ने इसके फेवर में वोट किया, और मेरे ख्याल से करीबन 14 ऐसी कंट्रीज थी जिन्होंने वोट ही नहीं किया। जैसे इंडिया उसमें से एक है, बिकॉज इंडिया न्यूट्रल रहना चाहता है श्रीलंका के साथ, बहुत ज़्यादा अगेंस्ट भी नहीं, बहुत ज़्यादा फेवर भी नहीं। इंडिया के अलावा जापान भी एक कंट्री थी जिन्होंने एब्सटेन किया खुद को वोटिंग से, बिकॉज इंडिया और जापान की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है और इंटरनेशनल जो रिलेशन है ये एक दूसरे को देख कर ही लेते हैं। तो अभी प्रीलिम्स के लिए इतना काफ़ी, अदरवाइज मेंस के लिए इंपॉर्टेंट इशू है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग लचित बोरफुकान, जो आसाम में जो अहोम डायनेस्टी थी, ये अहोम डायनेस्टी के जनरल थे और इन्होंने बैटल ऑफ सराघट जो 1671 में हुई थी उसमें मुगल्स को हराया था। वैसे शायद फेब में ये टॉपिक एक बार कवर हो चुका है। इनकी याद में लचित दिवस मनाया जाता है 24 नवंबर को, ठीक है, 1930 से। सो ये आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं फाइनली 25 मार्च की करंट अफेयर्स में। इसमें करंट अफेयर्स थोड़े ज़्यादा हैं, 8-9 करंट अफेयर्स हैं। सबसे पहले ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर। ट्यूलिप एक तरीके का फूल होता है, हम सभी ने देखा है। ये श्रीनगर में बेसिकली ये फेस्टिवल रखा जाता है। स्प्रिंग जो सीज़न है जब आता है, तो मेरे ख्याल से मई के आसपास तक ये चलेगा, और मार्च अप्रैल में ये 3 महीने ये चलता है। मेजर ट्यूलिप गार्डन्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर में जो जबरवान रेंज है उसके फुट हिल्स पे आपको बहुत अच्छे बड़े ट्यूलिप गार्डन्स देखने को मिलते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आते हैं पेंडरम लैंड। बेसिकली ये जितने भी हमारे लक्षद्वीप आइलैंड हैं, तो लक्षद्वीप आइलैंड्स में जो सेंट्रल पार्ट है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। तो वो जो सेंट्रल पार्ट का जो फर्टाइल लैंड है लक्षद्वीप का, उसको हम लोग पेंडरम आइलैंड बोलते हैं। कोकोनट प्लांटेशन यहाँ पर काफ़ी है, और न्यूज़ में इसलिए क्योंकि अब इसकी डिमांड और ओनरशिप की बातें चल रही हैं, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने ये सारे के सारे लैंड्स एक टाइम पे लोकल से ले लिए थे। नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं NV रमन्ना, जो हमारे अब अरविंद बोबड़े जो थे वो अब रिप्लेस हो जाएंगे, और NV रमन्ना वुड बी द 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
नेक्स्ट कोविड से रिलेटेड एक न्यूज़, डबल म्यूटेंट वायरस। बेसिकली म्यूटेशन क्या होता है कि कोई भी वायरस अगर अपने आप में कोई ऐसा मेजर चेंज कर लेता है जिससे कि बेसिकली उसका जेनेटिक मेकअप चेंज हो जाता है या फिर उसका जो सर्वाइवल रेट है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। तो अभी कोविड के 2 म्यूटेशन इंडिया में एक साथ मिले हैं, E484Q एंड L452R। ये आप आर्टिकल देख सकते हैं, द हिंदू में फ्रंट पेज में आया था ये। नेक्स्ट आते हैं सेंट्रलाइज्ड फेडरलिज्म किसको हम लोग कहते हैं। बेसिकली इसको हम लोग कोर्सीव फेडरलिज्म के नाम से भी जानते हैं। फेडरलिज्म का मतलब हमको सब पता है, टायर 1, टायर 2, टायर 3, दैट इज यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इनके बीच में जो पावर्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। तो 2 से, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, तो 2 से ज्यादा गवर्नमेंट के टायर में जब पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हम लोग कहते हैं कि जो फेडरलिज्म है वो स्ट्रांग है। लेकिन ये सेंट्रलाइज्ड फेडरलिज्म क्या होता है, जब कोई नेशनल गवर्नमेंट, बेसिकली यूनियन गवर्नमेंट, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल अगर इंप्लीमेंट कर देती है स्टेट्स पे और स्टेट गवर्नमेंट पे इस तरीके का प्रेशर डालती है कि आपको हमारे मैंडेट के हिसाब से ही काम करना है, तो इस तरीके का जो फेडरलिज्म है वो सेंट्रलाइज्ड फेडरलिज्म कहलाता है। ठीक है, ये आर्टिकल है, आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल बिल 2021। काफ़ी अच्छा बिल है ये। इसमें बेसिकली क्या किया जाएगा बिल में कि किसी भी पेशेंट का जो ट्रीटमेंट होता है वो इंडिया में ऐसा होता है कि डॉक्टर सेंट्रिक होता है, मतलब एक डॉक्टर एक पेशेंट का पूरा ट्रीटमेंट वो हैंडल कर रहा है, तो उसको ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मिल पाते। लेकिन अब ये डॉक्टर सेंट्रिक नहीं रह जाएगा, ये पेशेंट का ट्रीटमेंट, ये टीम सेंट्रिक रह जाएगा। एक टीम रहेगी, उसमें एक्सपर्ट डॉक्टर्स रहेंगे और वो सारे मिलकर उस पेशेंट्स का ट्रीटमेंट हैंडल करेंगे, तो सक्सेस रेट जो हो जाएगा वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। और इसमें बेसिकली ये जो कमीशन है एक स्टैचुरी बॉडी के रूप में ये काम करेगी। इसके फंक्शंस ये रहेंगे कि जो अलाइड सेक्टर्स हैं उनको रेगुलेट किया जाएगा। इसके अलावा पॉलिसीज, स्टैंडर्ड्स, ट्रेनिंग, क्वालिफिकेशंस, इन सब का मेंटेनेंस, मैनेजमेंट और इनको फ्रेम किया जाएगा। इसके अलावा 50 कैटेगरीज रहेंगी अलाइड हेल्थ केयर की, जो रेगुलेटरी स्ट्रक्चर में जिनको शामिल किया जाएगा। और इस ये जो कमीशन रहेगा इसमें चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो रहेंगे इनका जो टर्म है वो 2 साल के लिए रहेगा, और ये 2 और टर्म भी ले सकते हैं। मतलब बेसिकली मैक्सिमम टर्म कितने हो सकते हैं, 3, और एक टर्म में 2 साल, दैट मीन्स 6 साल तक कोई एक पर्सन चेयरमैन या वाइस चेयरमैन बन सकता है। स्टेट गवर्नमेंट्स को भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन 11 या 12 सीट जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट्स को भी दी जाएंगी और स्टेट लेवल कमीशन भी इस्टेब्लिश होंगे इस बिल के अंडर। ठीक है, ये आर्टिकल है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग LIC अमेंडमेंट एक्ट। काफ़ी हल्ला हो रहा है इस पर। पुराना जो हमारा LIC एक्ट था 1956 का, तो ये 2021 का जो एक्ट है ये उसको रिप्लेस करने वाला है। बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रही है कि जो LIC में जो स्टेक हैं वो 75% सेंट्रल गवर्नमेंट अभी अपने पास रखेगी अभी के लिए, और बाद में ये कितने हो जाएंगे, 51% हो जाएंगे। और एक एग्जीक्यूटिव कमिटी जो है उसको भी सेट किया जाएगा, एस्टैब्लिश किया जाएगा, जो एनुअल जनरल मीटिंग एग्जीक्यूट करेगी, राइट। और इसमें प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ सरप्लस फ्रॉम LIC अंडर विच 5% ऑफ सरप्लस टू गवर्नमेंट। तो बेसिकली क्या है कि LIC जो 5% जो सरप्लस देती थी गवर्नमेंट को, उसका जो यूटिलाइजेशन है वो भी अच्छे से किया जाएगा, क्योंकि LIC से बहुत पैसा आता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई-कॉमर्स रूल्स 2020। हमको पता है ई-कॉमर्स क्या होता है, जो ऑनलाइन सर्विस या गुड्स जो हम लोग परचेज करते हैं मार्केट रेगुलेशन और फ्रेमवर्क के अंडर, उसको हम लोग ई-कॉमर्स कहते हैं। तो ये जो ई-कॉमर्स रूल है 2020 का, ये बेसिकली कंज्यूमर्स या फिर कमर्शियल यूज या फिर B2B प्लेटफॉर्म जैसी जो टर्म होती है उनको ये डिफाइन करता है। फॉर एग्जांपल B2B प्लेटफॉर्म, B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। इसमें बेसिकली जो गुड्स या सर्विसेज का जो ट्रांजैक्शन होता है ना, वो कंपनीज टू कंपनीज होता है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होता कि कंपनी जो है वो सीधा इंडिविजुअल कस्टमर को अपनी गुड्स या सर्विस दे रही है, ये कंपनी टू कंपनी ट्रांसफर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैन्युफैक्चरर ने किसी होलसेलर को दे दिया या फिर होलसेलर ने किसी रिटेलर को दे दिया, यहाँ पे कस्टमर तक तो डायरेक्ट नहीं पहुंच रहा है ना माल। और दूसरा एक होता है B2C, दैट इज बिजनेस टू कस्टमर प्लेटफॉर्म। इसमें क्या होता है कि जो कंपनी होती है वो डायरेक्ट जो प्रोडक्ट है अपना वो कंज्यूमर को देती है, जैसे Amazon हो गया या वॉलमार्ट हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा।
ठीक है। न्यूज़ में ये इसलिए क्योंकि पार्लियामेंट्री पैनल ने बेसिकली रिकमेंड किया है कि आप ये ई कॉमर्स 2020 के रूल में बहुत सारी चीज़ें आपने डिफाइन की है, तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस जो है उसको भी आप लोग डिफाइन कर दीजिए। ये इससे रिलेटेड आर्टिकल है, देख सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट आते हैं बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस बिल 2021। ये बिल आया था तो बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में काफ़ी हो हल्ला भी हो गया था। इसमें क्या किया जा रहा है, जो 21 बिहार बटालियन मिलिट्री पुलिस है उसको अब बदल के स्पेशल आर्म्ड पुलिस फोर्स के नाम से जाना जाएगा, या फिर उसको उसमें कन्वर्ट किया जा रहा है। इसमें ये क्यों करना है, ताकि जो पब्लिक ऑर्डर में मेंटेन हो सके, कॉम्बैट एक्सट्रीमिज्म या फिर जो प्रोटेक्शन है वो अच्छे से हो सके। लेकिन इनको बहुत सारे पावर्स दिए गए हैं स्पेशल आर्म्ड पुलिस फोर्स को, जैसे कि किसी भी पर्सन को ये अरेस्ट कर सकते हैं सिर्फ शक के बयां पर और बिना वारंट के, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी पे सर्च करना है, सस्पेक्ट को सर्च करना है, तो उसके लिए आपको सर्च वारंट की भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा ये जो ऑफिसर्स हैं इनके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट भी नहीं हो सकती अनटिल एंड अनलेस गवर्नमेंट खुद बोले कि कंप्लेंट करो। तो ये 3 जो इनको पावर दी गई हैं थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है, इस वजह से ये न्यूज़ में है। ये इससे रिलेटेड आर्टिकल है, देख सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट आते हैं एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया अमेंडमेंट बिल 2021। ये बेसिकली जो मेजर एयरपोर्ट्स की जो डेफिनेशन होता है ये उसको चेंज कर रहा है। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे बेसिकली फायदा ये होगा कि जो छोटे एयरपोर्ट्स हैं, स्मॉलर एयरपोर्ट्स हैं, उनका डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होगा। मेजर एयरपोर्ट की डेफिनेशन किस तरीके से चेंज की जाएगी, मेजर एयरपोर्ट में अभी तक ये बोलते थे कि अगर कोई एयरपोर्ट इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है या फिर जो एनुअल पैसेंजर हैं एक साल में उसमें 35 लाख के आसपास आते हैं, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, मेजर एयरपोर्ट बोलते हैं। लेकिन इसको जो 35 लाख का जो लिमिट है उसको थोड़ा सा कम किया जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि जो माइनर एयरपोर्ट्स हैं वो भी मेजर एयरपोर्ट्स में आ जाएंगे, तो उनका जो डेवलपमेंट है ज़्यादा होगा क्योंकि उनको फंड्स जो है वो ज़्यादा मिलेंगे। और इसमें एक और चीज़ है कि जो टैरिफ डिटरमाइन करने का जो स्कोप है किस पर, एयरपोर्ट पर या फिर ग्रुप ऑफ एयरपोर्ट्स पर, वो भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ये आर्टिकल है इससे रिलेटेड, देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट बिल। वैसे तो जुवेनाइल जस्टिस जो जेजे एक्ट है ये हम लोगों ने पीटी 360 में भी इन्वॉल्व किया है। जब हम लोग सोशल इश्यूज़ पढ़ेंगे और सोशल इश्यूज़ में जब हम लोग चिल्ड्रन का जो सेक्शन है पढ़ेंगे तो उसमें जो जेजे एक्ट है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओरिजिनली ये जो जेजे एक्ट है बेसिकली 2015 में, तो पीटी 360 में जो कवर्ड है जेजे एक्ट वो 2015 वाला है, लेकिन जो अमेंडमेंट है वो अभी 24-25 मार्च को ही हुआ है। तो जब आप लोग ये जेजे एक्ट पढ़ेंगे तो आई वुड प्लीज रिक्वेस्ट यू कि आप पीटी 360 के साथ साथ ये वाला जो द हिंदू का जेजे एक्ट है उसको साथ में पढ़ें, ताकि जो बेसिक्स हैं वो भी क्लियर हो और अब जो अमेंडमेंट हुए हैं वो भी आपके क्लियर हो, ठीक है। तो बेसिकली अब सीधे नाम से समझ में आ रहा है कि चिल्ड्रन के प्रोटेक्शन और उनका ख्याल रखने के लिए एक्ट है। अब इसमें कुछ कुछ अमेंडमेंट हुए हैं वो हम लोग देख लेते हैं। अमेंडमेंट नंबर 1 की जो सीरियस ऑफेंस होते हैं बच्चों के अगेंस्ट, उसमें जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो पहले 7 साल थी, ओनली 7 ईयर्स थी, लेकिन अब उसको बढ़ा के इट कैन बी मोर देन 7 ईयर्स, राइट। और जो 3 से 7 साल तक की जो इम्प्रिजमेंट होती थी, चाहे वो किसी भी केस में क्यों ना हो जेजे एक्ट के अंडर, तो पहले वो कॉग्निजेबल था लेकिन अब वो नॉन कॉग्निजेबल है। इसके अलावा जब भी इस एक्ट के अंडर किसी भी बच्चे को अडॉप्ट किया जाता था तो जो कोर्ट है वो ऑर्डर देता था, लेकिन अब कौन ऑर्डर देगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और जब हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बात करते हैं तो इसमें हम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की भी बात करते हैं। और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कुछ एडिशनल फंक्शंस भी दिए गए हैं, जैसे कि जो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट होती है उसको सुपरवाइज करना, या फिर जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है तो उसकी जो फंक्शनिंग होती है उसका रिव्यू करना क्वार्टरली, हर 3-4 महीने में। इसके अलावा जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के जो मेंबर्स होंगे उनके लिए भी क्वालिफिकेशन डिसाइड की गई है, जैसे कि उनको मिनिमम 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए हेल्थ, एजुकेशन या बच्चों के वेलफेयर की फील्ड से। इसके अलावा वो या फिर वो प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स होने चाहिए, चाइल्ड साइकोलॉजी, लॉ, सोशल वर्क एटसेट्रा एटसेट्रा सर, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं जेजे एक्ट अमेंडेड, ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। थैलियम पॉइजन, बस न्यूज़ में कहीं एक टर्म आई थी, थैलियम पॉइजन बेसिकली वो वही पॉइजन है जो इराक के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे सद्दाम हुसैन, वो अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट को मारने के लिए ये पॉइजन का इस्तेमाल करते थे। इसमें कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा साइंटिफिक नहीं है, केमिकली साइंटिफिक कुछ नहीं है इसमें पॉइजन में, इसलिए इसे ऐड नहीं किया गया। बस आप इतना याद रख लीजिए कि ये एक चीज़ है। कल्पसार प्रोजेक्ट, ये
गुजरात में जो गल्फ ऑफ खंबात है, बेसिकली 30 किलोमीटर अक्रॉस डैम ये बिल्डअप किया जा रहा है गल्फ ऑफ खंबात में। ये इससे क्या होगा कि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बन जाएगा मरीन एनवायरनमेंट में। और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से क्या फायदा होगा, वो ये होगा कि सौराष्ट्र और साउथ गुजरात के जो बीच का डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। ठीक, सो ये थे हमारे 20th ऑफ मार्च से लेके 25th ऑफ मार्च तक के द हिंदू के करंट अफेयर्स। अगर आपको इसके PDF चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। हार्ड कॉपीज अगर आपको चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट तो आप हमारे हेड ऑफिस में भी आ सकते हैं। किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन, हमारे जितने भी ऑनलाइन कोर्स चल रहे हैं, वेदर इट इज़ 2020, 50-50 या फिर PT 360 जिसमें हम 5 साल का करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं, या फिर मेन सीट्स गारंटी प्रोग्राम और मेंस इन 300 टॉपिक्स, अगर आपको किसी भी तरीके का कोर्स की डिटेल चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं, या फिर आप सीधा हमारे YouTube के चैनल पे जा सकते हैं। ये जितने भी कोर्सेज आपको दिख रहे हैं इनके कुछ डेमो वीडियोस हमने अपने YouTube चैनल पे डाल रखे हैं। इफ़ यू लाइक दीज वीडियोस एंड इफ यू थिंक इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर योर प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन, प्लीज डू कॉन्टैक्ट अस, वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू। सी यू इन द नेक्स्ट द हिंदू लेक्चर। थैंक यू।